अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाजेब खानजादा। चौधरी शुगर मिल्स के शरीफ खानदान के लिए नई मुश्किल खड़ी करता दिखाई दे रहा है। जूं जूं नैब की तहकीकात आगे बढ़ रही हैं, ऐसा लग रहा है कि शरीफ खानदान के मजीद अफराद भी इसकी जद में आएंगे। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ भी इसकी जद में आते दिखाई दे रहे हैं। नून लीग की नायब सदर मरियम नवाज 8 अगस्त से नैब की हिरासत में है। नैब उनसे तहकीकात कर रहा है और तहकीकात में पेशरफ्त का दावा कर रहा है, मगर अब भी नैब समझता है कि मरियम नवाज से मजीद पूछगछ की ज़रूरत है। साथ ही नैब ने मरियम नवाज शरीफ के हवाले से दावा किया है कि वो नैब की तहकीकात में अपना मौक़िफ़ बदल रही हैं, हक़ाइक़ छुपा रही हैं और तरबियत याफ्ता सियासतदान की तरह सवालात का जवाब नहीं दे रही हैं। उनसे मजीद पूछगछ करनी है, इसलिए उनके रिमांड में मजीद तौसी की जाए। मरियम नवाज को 8 अगस्त को गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हें 9 अगस्त को एहतसाब अदालत में पेश किया गया, जहां अदालत ने उन्हें 21 अगस्त तक नैब के रिमांड पर दिया और मुद्दत पूरी होने पर आज नैब ने उन्हें दूसरी बार एहतसाब अदालत में पेश किया। नैब ने आज जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास को एहतसाब अदालत के जज नईम अरशद के सामने पेश किया। समाअत के दौरान प्रोसिक्यूटर नैब ने अपने दलाइल देते हुए कहा कि उनकी मुल्जिमान से तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई है, उसे मुकम्मल करने के लिए मजीद 15 दिन का जिस्मानी रिमांड दरकार है। समाअत के दौरान मरियम नवाज के वकील ने अपने दलाइल में कहा कि इन तमाम केसेस की तहकीकात हो चुकी हैं और ट्रायल भी मुकम्मल हो चुका है। जज नईम अरशद ने दोनों फरीक़ैन के दलाइल सुनने के बाद मुल्जिमान के 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड की दरख्वास्त मंजूर कर ली और समाअत 4 सितंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। अब केस की समाअत 4 सितंबर को होगी और उस वक्त तक मरियम नवाज नैब की हिरासत में रहेंगी। नैब ने आज अदालत में रिमांड की दरख्वास्त जमा कराई, उसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया कि नैब ने 14 नवंबर 2018 को चौधरी शुगर मिल्स के मालिकान के खिलाफ करप्शन और मनी लॉन्ड्रिंग की इंक्वायरी का आगाज़ किया। फिर उसके बाद 8 अगस्त को चेयरमैन नैब ने मरियम नवाज के वारंट जारी किए, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और फिर अगले दिन अदालत में पेश किया गया। नैब ने अदालत को बताया कि अब तक जो शवाहिद जमा हुए हैं उनसे ये पता चलता है कि मुल्जिमा मरियम नवाज करप्शन में मुलव्विस है। वो नवाज शरीफ और दीगर मुल्जिमान की तरफ से 2000 मिलियन रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में उनकी मददगार और शरीक मुल्जिमा है। नैब की दरख्वास्त के मुताबिक मरियम नवाज 1992 में चौधरी शुगर मिल की डायरेक्टर बनी और 1997 तक वो डायरेक्टर रहीं। इस दौरान वो 1995 और 1996 में चौधरी शुगर मिल्स की CEO भी रहीं। इस दौरान मरियम नवाज के पास 8,64,000 शेयर्स थे। फिर मरियम नवाज 2008 और 2010 तक चौधरी शुगर मिल्स की सबसे बड़ी शेयर होल्डर्स बन गई। उनके पास चौधरी शुगर मिल के 12 मिलियन शेयर्स थे, यानी तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स थे और फिर ये तकरीबन चौधरी शुगर मिल के 47% शेयर होल्डिंग बनती है, जो कि मरियम नवाज के पास थी। इसके अलावा नवाज शरीफ भी 2015 और 2016 में 1 करोड़ 20 लाख शेयर्स के साथ चौधरी शुगर मिल के सबसे बड़े शेयर होल्डर रहे। उनके पास कंपनी के 46% शेयर्स की मिल्कियत थी। नैब ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जिस्मानी रिमांड के दौरान मुल्जिमा मरियम नवाज को ACCT की दस्तावेज़ात दिखाई गई, जिसके मुताबिक 2008 में मरियम नवाज के पास 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स थे, जो उन्हें 3 गैर मुल्कियों ने मुंतकिल किए थे। इस हवाले से मरियम नवाज अपना मौक़िफ़ बार बार तब्दील करती रही। पहले उन्होंने तस्लीम किया कि उन्होंने ये शेयर्स खरीदे थे, फिर उन्होंने नैब के दावे के मुताबिक कि फिर मरियम नवाज ने यह मौक़िफ़ इख्तियार किया कि शेयर्स के उनके नाम पर बगैर किसी अदायगी के मुंतकिल कर दिए गए थे। फिर नैब के मुताबिक तहकीकात के दौरान मरियम नवाज से उनके ज़राए आमदनी के बारे में पूछा गया कि उन्होंने ये शेयर्स कैसे खरीदे, क्योंकि उनके टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक वो अपने ज़राए आमदनी से ये शेयर्स नहीं खरीद सकती थी। मगर मरियम नवाज ने इस हवाले से तफसीलात नहीं बताई। मरियम नवाज ने नैब को बताया कि हो सकता है कि उनके दादा मियाँ शरीफ का इन गैर मुल्कियों के साथ कोई मुआहदा हो। इस हवाले से मरियम नवाज को बताया गया कि उनके दादा का इंतकाल तो 2004 में हो गया था, मगर शेयर्स 2008 में मुंतकिल हुए थे। इस पर मरियम नवाज ने कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। ये नैब का दावा है और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि वो इस हवाले से अपने ख़ानदान से पूछ कर बताएंगी। नैब के दावे के मुताबिक शेयर्स की मुंतकली 2008 में हुई, इसलिए कंपनीज ऑर्डिनेंस 1984 के तहत उन्हें शेयर्स की मुंतकली का मुतल्लिका हुकाम को बताना चाहिए था। इस हवाले से उनसे पूछा गया, मगर तरबियत याफ्ता सियासतदान की तरह वो सवालों का जवाब देने से गुरेज करती रही। इस हवाले से चौधरी शुगर मिल्स के सेक्रेटरी को तलब कर लिया गया और उन्हें कहा गया है
कि वो तमाम मुतल्लिका दस्तावेजात साथ लेकर आए। नैब ने रिमांड की दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मरियम नवाज को 2010 का टैक्स रिकॉर्ड और चौधरी शुगर मिल्स का फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी दिखाया गया। टैक्स रिकॉर्ड के मुताबिक मरियम नवाज के पास चौधरी शुगर मिल्स के सिर्फ 9 लाख शेयर्स थे, मगर एससीसीपी के रिकॉर्ड के मुताबिक मरियम नवाज के पास 54 लाख शेयर्स थे। यानी मरियम नवाज ने 43 लाख शेयर्स छुपाए। इसलिए बादियुन नज़र में नैब के दावे के मुताबिक बादियुन नज़र में ये कहा जा सकता है कि मरियम नवाज ने ये शेयर्स किसी कानूनी ज़राए आमदनी से नहीं खरीदे। वो इस तजाद के हवाले से कोई इत्मीनान बख्श जवाब नहीं दे सकी हैं। नैब की दरख्वास्त के मुताबिक मरियम नवाज को वो दस्तावेजात भी दिखाई गई जिसके मुताबिक धोखाधड़ी से मुत्तहिदा अरब अमारात के शहरी नासिर अब्दुल्ला लूता को 1 करोड़ 10 लाख शेयर्स मुंतकिल किए गए। जमा किए गए शवाहिद से पता चलता है कि मरियम नवाज ने 70 लाख शेयर्स अपने कज़न यूसुफ अब्बास को गिफ्ट करके 41 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग में मरकजी मुलजिम की मदद। यूसुफ अब्बास ने जाहिर किया कि वो शेयर्स नासिर अब्दुल्ला लूता को मुंतकिल हो गए हैं। फिर ये शेयर्स 2013 में मुलजिमा के भाई हुसैन नवाज को मुंतकिल कर दिए गए। इससे यह जाहिर होता है कि नासिर अब्दुल्ला लूता को शेयर्स की मुंतकली के नाम पर मनी लॉन्ड्रिंग की गई। इस हवाले से मुलजिमा ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि टीटी यूसुफ अब्बास के अकाउंट में मुंतकिल हुई, इसलिए उनसे ही पूछा जाए। मुलजिमा से कहा गया कि वो वजाहत करें कि उन्होंने 70 लाख शेयर्स यूसुफ अब्बास को क्यों मुंतकिल किए, जो उन्होंने आगे नासिर अब्दुल्ला लूता को मुंतकिल कर दिए। तो मरियम नवाज उसकी वजाहत नहीं कर सके। फिर उन्हें यूसुफ अब्बास के अकाउंट की तफसीलात बताई गई, जिससे पता चलता है कि वो भी दीगर शेयर्स के साथ साथ यूसुफ अब्बास के अकाउंट में टीटी से मुंतकिल होने वाले पैसों से मुस्तफीद हुई। मरियम नवाज इंक्वायरी को नाकाम बनाने के लिए मालूमात छुपा रही हैं, इसलिए इन हक़ाइक़ की तफ्तीश के लिए उन्हें नैब की कस्टडी में दिया जाए। इसके अलावा नैब ने अपनी दरख्वास्त में लिखा कि इंक्वायरी के दौरान ये पता चला कि यूसुफ अब्बास को 2013 में मुत्तहिदा अरब अमारात की कंपनी से 13 करोड़ रुपए की अदायगी की गई। हकीकत यह है कि यूसुफ अब्बास ने मुत्तहिदा अरब अमारात में अपनी कोई सरमायाकारी, आमदनी या कारोबार जाहिर ही नहीं किया। तो यूसुफ अब्बास के 2 बैंक अकाउंट से होने वाली ट्रांजेक्शन से पता चलता है कि इस पैसे से मरियम नवाज, नवाज शरीफ और दीगर मुस्तफीद हुए। इस हवाले से मरियम नवाज से पूछा गया कि मुत्तहिदा अरब अमारात में उनकी कोई ज़राए आमदनी थी, तो उन्होंने कहा कि उनके ख़ानदान के मुत्तहिदा अरब अमारात के मुख्तलिफ शहरियों से मरासिम थे, उन्हें इन अफराद से रब्ता करना पड़ेगा। अभी मरियम नवाज को इन 13 करोड़ की वजाहत करनी है, इसलिए उनकी कस्टडी दी जाए। नैब ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि अब तक की इंक्वायरी से पता चला है कि मरियम नवाज और यूसुफ अब्बास ने एक और शुगर मिल भी खरीदी थी। दस्तावेजात के मुताबिक ये शुगर मिल 1 अरब 20 करोड़ रुपए में खरीदी गई। एससीसीपी के रिकॉर्ड के मुताबिक इस शुगर मिल के 4 लाख शेयर्स मरियम नवाज के पास थे। फिर ये शुगर मिल 2013 में बेच दी गई। जिसने ये कंपनी खरीदी उसे भी तलब कर लिया गया है, उससे भी पूछगछ की जाएगी। नैब के मुताबिक एक बार फिर मुलजिमा ने सवाल का जवाब नहीं दिया कि कैसे उन्होंने और नवाज शरीफ ने शुगर मिल खरीदी, जबकि उनके कोई ज़राए आमदनी भी नहीं थे। नैब ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि मुलजिमा ने यह बताया कि 2000 से 2006 तक चौधरी शुगर मिल के मामलात के उनके कज़न हमजा शहबाज चला रहे थे। हमजा शहबाज से भी इंक्वायरी की गई और उनसे गैर मुल्कियों के बारे में पूछा गया, मगर हमजा शहबाज ने कहा कि वो इन गैर मुल्कियों को नहीं जानते। ये शुगर मिल नवाज शरीफ और अब्बास शरीफ के ख़ानदान को दे दी गई थी, वो इस गैर मुल्की सरमायाकारी से वाकिफ़ होंगे। नैब ने अपनी दरख्वास्त में इन नुक्तों को बुनियाद बनाते हुए मरियम नवाज के रिमांड में तौसी की दरख्वास्त की। इस हवाले से मज़ीद बात करेंगे। नुमाइंदा खुसूसी ज़ाहिद किशकोरी हमारे साथ मौजूद है। ज़ाहिद, बहुत शुक्रिया। ज़ाहिद, ये जो बैरून मुल्क के शहरी हैं, हमजा शहबाज भी उन्हें नहीं जानते, मरियम नवाज भी नैब के दावे के मुताबिक कह रही है नहीं जानती, ये शहरी क्या कह रहे हैं, ये क्या पूरी की पूरी कहानी है, क्या मज़ीद तफसीलात हैं? आपने इस स्टोरी पर और तफसील से काम किया? जी शाहज़ेब, बिल्कुल ये जो चौधरी शुगर मिल का केस है, इसकी जो तहकीकाती रिपोर्ट आज सामने आई है उसमें एक नया मोड़ आया है इन्वेस्टिगेशन में। जो 3 मरकज़ी मुल्ज़मान थे, मरियम नवाज शरीफ, हमजा शहबाज शरीफ और यूसुफ अब्बास शरीफ, इन तीनों ने जो कि 4 गैर मुल्की थे, एक सऊदी अरब के शहरी, 2 UAE के और एक बरतानवी शहरी थे, इनके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप दिखाई है अपनी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में नैब ने। और नैब का ये
दावा है कि तकरीबन 1 करोड़ 20 लाख के शेयर वहाँ से ट्रांसफ़र हुए थे मरियम नवाज़ को इन गैर मुल्कियों की तरफ से। इन तीनों ने बारी बारी ये बताया है, मरियम नवाज़ ने सबसे पहले ये बताया है कि इन तीनों के साथ उनकी कोई बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं है, उनको कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। हाँ, ये हो सकता है कि उनके दादा मियाँ शरीफ की कोई अंडरस्टैंडिंग हो इनके साथ बिज़नेस पार्टनरशिप की। तो इस पर नैब की टीम ने काउंटर सवाल में उनको कहा है कि आपके दादा की तो 2004 में वफ़ात वो पा गए थे और आपको ये शेयर 2008 में मिले हैं, वहाँ से ट्रांसफ़र किए गए हैं। तो इस पर उन्होंने बताया कि हो सकता है कि मेरी फैमिली के मुख्तलिफ रिलेशनशिप हैं अहम शख्सियात के साथ दुबई में, यूएई के यूएई और दूसरे ममालिक से, तो मुझे अपनी फैमिली के लोगों को कंसल्ट करना पड़ेगा कि किस तरह से ये शेयर उन लोगों से भेजे गए हैं। और साथ ही जब हमजा शहबाज से पूछा गया कि आप इन 4 लोगों को जिनसे ये शेयर आए हैं चौधरी शुगर मिल के लिए या मरियम नवाज़ को, आप का क्या मौक़िफ़ है, तो उन्होंने भी कहा कि मेरी इनसे कोई बिज़नेस पार्टनरशिप नहीं है। जबकि इससे पहले अब्बास शरीफ को जब क्वेश्चन की गई थी नैब इन्वेस्टिगेशन टीम की तरफ से कि आपको यूएई से 1 करोड़ 20 लाख रुपए मुख्तलिफ ट्रांजैक्शंस में आए हैं, इसके अलावा मरियम नवाज़ ने आपको शेयर भेजे हैं, ट्रांसफ़र किए हैं जो बाहर से आए थे, तो उन्होंने भी इस तरह से इनकार किया है अपनी बिज़नेस रिलेशनशिप इन 4 लोगों से। और साथ ही उनकी जो रिकॉर्ड शो हो रहा है अब्बास का, उससे ये ज़ाहिर हो रहा है कि उसकी कोई दुबई में या यूएई में कोई ऐसी ट्रांजैक्शन या कोई ऐसा बिजनेस नहीं है। तो नवाज शरीफ भी अब इसमें मुल्जिम हो गए हैं, तो नवाज शरीफ का किस तरीके से किरदार इसमें आ गया, कैसे नैब इस नतीजे पर पहुंचा कि अब नवाज शरीफ भी इसमें एक मरकजी मुल्जिम की हैसियत रखेंगे? देखिए शाहजेब, बिल्कुल ऐसा ही है। मरियम नवाज़ और नवाज़ शरीफ दोनों मरकज़ी मुल्ज़मान के तौर पर इस केस में सामने आए हैं। जो तहकीकाती रिपोर्ट बता रही है उसमें ये बताया गया है कि मरियम नवाज़ को जो 2008 में ये ट्रांजैक्शन वहाँ से ट्रांसफ़र की गई थी, उससे मरियम नवाज़ ने 2015 में 4,10,000 के जो शेयर्स हैं वो अपने वालिद नवाज़ शरीफ को ट्रांसफ़र किए थे। तो इस तरह से 2016 में नैब का ये क्लेम है इस इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट में कि 46% शेयर इस शुगर मिल के वो मियाँ नवाज़ शरीफ के पास से, तो इस तरह से 47% शेयर मरियम नवाज़ के पास। तो दोनों को मरकज़ी मुल्ज़मान के तौर पर उन्होंने जाहिर किया है और साथ ही उनका ये दावा है कि 2 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग मुबैना तौर पर हुई है इन दोनों शुगर मिल के केसेस में, और इसलिए वो तहकीकात का मरकज़ हैं बेटी और बाप इस पूरे केस में। बहुत शुक्रिया दर्दिश को इस हवाले से तफसीलात बता रहे थे। में एक ब्रेक शामिल करेंगे और फिर बात होगी नैब के हवाले से। ये खबरें तो आई रही थी कि बिजनेस कम्युनिटी परेशान है, ब्यूरोक्रेसी परेशान है, हुकूमत परेशान है। अब हुकूमत ने फैसला किया है कि नैब के कवानीन में तब्दीली होगी। क्या होगी, बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। नैब का खौफ हर जगह छाया हुआ है। ब्यूरोक्रेसी से लेकर सरमायाकारों और सियासतदानों तक हर कोई इसके खौफ का शिकार है। ऐसी सूरत हाल में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने अब अहम फैसला किया है और वफाकी काबीना ने नैब कवानीन में तरामीम की मंजूरी दे दी है, जिसके बाद नैब का किरदार सिर्फ मेगा करप्शन केसेस तक होगा। मुल्जिमान की जमानत का इख्तियार ट्रायल कोर्ट को मिलेगा, जबकि नैब ऐसे किसी शख्स के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा जिसका पब्लिक ऑफिस होल्डर से ताल्लुक ना हो। मगर अभी भी कुछ अहम सवालात बाकी हैं, जिसका आज फरोग रसीद साहब ने, वज़ीर कानून ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जिक्र नहीं किया, मगर तफसीलात सामने आएंगी तो पता चलेगा। आज उनका कहना था कि नैब कवानीन के तहत मुल्जिमान की जमानत का इख्तियार हाई कोर्ट के बजाय ट्रायल कोर्ट के पास होना चाहिए था और वफाकी काबीना ने उसकी मंजूरी दे दी है। नैब कवानीन में होने वाली एक और तरमीम से मुतालिक फरोग नसीम का कहना था कि नैब किसी ऐसे शख्स और बिजनेसमैन के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगा जिसका पब्लिक ऑफिस होल्डर से ताल्लुक ना हो। अगर कोई आदमी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से कनेक्टेड नहीं है, उसका फ्रंट मैन नहीं है, उसका रिश्तेदार नहीं है, उसका स्पाउस नहीं है, बच्चा नहीं है, औलाद नहीं है, तो एक प्राइवेट आदमी के खिलाफ नैब की इंक्वायरी या नैब का जुरिस्डिक्शन ख़त्म होना चाहिए। अगर कोई बिजनेसमैन टैक्स की चोरी करता है तो फिर
कनेक्टेड अगर वो नहीं है किसी होल्डर ऑफ पब्लिक ऑफिस से, तो FBR की जो कवानीन है, FIA के कवानीन है, वो उसका तदारुक करेंगे। इन पर्टिकुलर देखिए, FBR को अगर आपने स्ट्रॉन्ग करना है तो ये उनका जुरिस्डिक्शन है, उनको ये काम करने देना पड़ेगा। ये अहम फैसला है, मगर वो लोग, वो कॉन्ट्रैक्टर्स जो हुकूमत के साथ काम करते हैं, वो इदारे जो हुकूमत के साथ काम करते हैं, ब्यूरोक्रेसी, उस हवाले से क्या होगा ये अब तफसीलात में आके पता चलेगा। फरोग नसीम का मजीद कहना था कि नैब मेगा करप्शन के लिए बना है और उससे अपना काम बेहतर तौर पर करने के लिए उन्हीं केसेस पर तवज्जो देना होगा। कोई प्राइवेट डिस्प्यूट है, अब दो लोगों में डिस्प्यूट है, आर्म ट्विस्टिंग के लिए नैब के पास पहुंच गई, क्यों पहुंच जाए? नहीं, नैब को कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है। तो इसी तरह, और इस पे बिल्कुल जो हमारे चेयरमैन साहब हैं जस्टिस जावेद इकबाल साहब, वो बिल्कुल कॉन्ग्रुएंट है इस चीज़ पे, ऐसा नहीं है कि वो कुछ और सोच रहे हैं। तो और साथ साथ एक थ्रेशोल्ड भी होना चाहिए। नैब क्योंकि मेगा करप्शन के लिए बना है, उसको फोकस इस पे करना है ताकि वो बेहतर तरीके से अपना काम करे। ये बात पहले वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान भी कह चुके हैं कि आप मेगा करप्शन पर फोकस करें। अब ये कानून में तरमीम की जा रही है, इसके साथ वज़ीर कानून का कहना था कि प्ली बार्गेन से मुतालिक भी नैब कवानीन में तरामीम की जा रही हैं। हुकूमत ने नैब कवानीन में तरामीम का फैसला कर लिया, मगर पीपल्स पार्टी इस फैसले से कुछ नहीं है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा रज़ा रब्बानी का अपने बयान में कहना है कि वफाकी काबीना की सिर्फ कारोबारी अफराद और ब्रोकरेट्स के हवाले से तरामीम का फैसला सियासी तबके को सियासी इंतकाम का निशाना बनाने की कोशिश है। उन्होंने तजवीज़ दी कि एक वफाकी कमीशन बराए एहतसाब कायम किया जाए, जहाँ सबके लिए एक कानून हो और वो हर तबके का बिला तफरीक एहतसाब करे। अब दिलचस्प बात यह है कि काबीना की तरफ से नैब कवानीन में तरमीम की मंजूरी दे दी गई है, जबकि गुज़िश्ता रोज़ ही वफाकी काबीना के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में अपने खुसूसी बराए इत्तलात फिरदौस आशिक ऐवान का कहना था कि ब्यूरोक्रेसी और ताजिरों को नैब के खौफ से निकालने के लिए मुशावरत हुई है, ताहम इस बारे में कोई हतमी फैसला नहीं हुआ है। आज फाइनली अब ये आज बात बता दी गई है कि फ़ैसला भी हो गया है, नैब कवानीन में तरामीम लाई जा रही हैं, हुकूमत ने इसकी मंजूरी भी दे दी है। मगर अहम बात यह है कि चेयरमैन नैब जैसे जावेद इकबाल के नैब कवानीन में तरामीम से मुतालिक दो अलग अलग बयान सामने आ चुके हैं। 1 जनवरी को तकरीब से खिताब में चेयरमैन नैब का कहना था कि पार्लियामेंट नैब कवानीन में जो तरामीम तजवीज़ करेगी, नैब उसके मुताबिक फ़राइज़ अंजाम देगा। अगर ये प्ली बारगेन का कंसेप्ट न होता तो हमारे मुल्क का कोई इदारा इस काबिल नहीं था कि ये लूटी हुई रकम इन लोगों को वापस दिला सकता। नैब में तरामीम आप बेशक सजेस्ट करें, पार्लियामेंट के आगे सर तस्लीम खम है, अवाम के नुमाइंदे हैं, जो भी वो पास करेंगे उसी कानून के मुताबिक हम अपने फ़राइज़ अंजाम देंगे। लेकिन ये कहना कि जी नैब का रिमांड 15 दिन कर दिया जाए, ये किसी चोरी का केस नहीं है जो नैब जिसको डील करती है, ये डकैती का केस नहीं है, ये वाइट कॉलर क्राइम है। अब ये बड़ी अहम बात है कि जो रिमांड के हवाले से वो बात कर रहे थे, हुकूमत ने अभी तक नहीं बताया है, मगर नैब के 90 रोज़ा जो रिमांड का मामला है उस पर सवालात उठते रहते हैं। अभी मिफ्ता इस्माइल गिरफ्तार हुए हैं, पहले ये सवाल उठ रहा था कि मिफ्ता इस्माइल तो मुल्क से भाग नहीं रहे थे, वो हर तरीके से तहकीकात का सामना कर रहे थे। दूसरे मुल्ज़िमान के हवाले से भी ये सवाल उठा, तो नैब ने गिरफ्तार क्यों किया? जब कर लिया है तो मिफ्ता इस्माइल ने अदालत को बताया कि अगर मुझे गिरफ्तार किया है तो कम से कम 1 घंटे के लिए तो मुझसे तफ्तीश कर लिया करें, महज 5 मिनट की तफ्तीश करते हैं। यानी गिरफ्तारी से पहले मिफ्ता इस्माइल से ज़्यादा तफ्तीश होती थी मिफ्ता इस्माइल के दावे के मुताबिक। अब वो अदालत को बता रहे हैं कि 5 मिनट के लिए नैब तफ्तीश करता है, जिसकी वजह से ही ये एतराज़ उठता है कि नैब को इतना लंबा जो रिमांड का हक है वो दूसरे ममालिक में नहीं होता है। मगर चेयरमैन नैब इसका दिफा कर रहे थे। अब देखते हैं हुकूमत इस हवाले से क्या फ़ैसला करती है। एक और तकरीब में वो कह चुके हैं कि सुप्रीम कोर्ट नैब कवानीन का जायज़ा ले चुका है, अगर ये काला कानून होता तो अदालत अब तक ख़त्म कर चुकी होती। हर शाम को ये सुना जाता है कि जी नैब काला कानून है, कोई ये नहीं बताता कि इसमें काला कौन सी जगह पे है। आप ये बताएं कि अगर आपके ख्याल में ये काला कानून है, हर हुकूमत को मौका मिला, मुख्तलिफ पार्टीज़ आती नहीं, मुख्तलिफ लोग यहाँ हुकूमत करते हैं 10-10 साल, 12-12 साल, 18-18 साल, आपने इस काले कानून को क्यों ख़त्म नहीं किया? आपने सिर्फ इसलिए ख़त्म नहीं किया कि दूसरों पे लागू था। जब आप पे लागू हुआ तो आपने कहा जी ये काला कानून, इसमें किसी किस्म की कोई कालक नहीं है। नैब लास का जो 99 में बने, सुप्रीम कोर्ट असफंदियार वली के केस में मुकम्मल जायज़ा ले चुकी है। अगर फ़र्ज़ कीजिए कि काला कानून होता तो क्या सुप्रीम कोर्ट इसको स्क्रैप न कर देती, इसके परखचे ना उड़ा देती?
चेयरमैन नैब को तो कोई कालक नहीं नजर आती है कानून में, मगर हुकूमत बहरहाल इसमें अब तरामीम करने जा रही है। हुकूमत ने कवानीन में तरामीम का फैसला कर लिया है, मगर देखना होगा कि जो एतराज़ात उठते हैं, जो ये एतराज़ उठता है कि नैब को विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, सियासी विक्टिमाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी हुकूमत ख़त्म करेगी या नहीं करेगी। तनकीद खुद हुकूमती वज़रा नैब के हवाले से करते रहे हैं। नैब को मंसूबों में ताख़ीर और सरमायाकारी में रुकावट की वजह करार देते रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के मुशीर तिजारत अब्दुल रज़ाक दाऊद ने 7 अगस्त को मीडिया से गुफ्तगू में नैब पर तनकीद करते हुए कहा था कि नैब कारोबारी अफराद के खिलाफ कार्रवाई के लिए नहीं बना था। मामला वज़ीर-ए-आज़म के सामने उठाया। यहाँ तकरीबन सारे इन्वेस्टर जो हैं वो नैब के हाथ फंसे हुए हैं। इवन आपके कज़न जो है वो भी अपना हुसैन दाऊद साहब वो भी फंसे हुए हैं। तो ये एक इन्वायरमेंट ऐसी बन गई है, तो आपका क्या ख्याल है कि ये नैब को ज़्यादा नहीं? Yes, देखो, I've had discussions with the Prime Minister that this is not a good thing. Obviously, it's an area of concern. It is an area of concern. We have to now stop this thing. NAB is for something else, not for every single businessman. इसी तरह वज़ीर रेलवे शेख रशीद ने भी हमारे प्रोग्राम में ML1 मंसूबे की ताख़ीर से मुताल्लिक कहा था कि ब्यूरोक्रेसी नैब के खौफ का शिकार है और उसके खदशात दूर करना होंगे और मंसूबों की मंजूरी देने वाले ब्यूरोक्रेट्स पर हाथ हल्का रखने के लिए कानून साजी करना होगी। शेख साहब, जो बात हो रही है, लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई तो आपने कहा था ML1 अब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप उस पर काम कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि वो तेज़ी से बने। अब ये इतलात आ रही हैं कि सरकारी अफसरान परेशान हैं, ब्यूरोक्रेसी नैब की वजह से परेशान है, काम सुस्त हुआ है, इस अहम मंसूबे पर भी सुस्त हुआ है क्योंकि उनके खदशात हैं इस वक्त ब्यूरोक्रेसी के बहुत ज़्यादा। देखिए, मैं सच कहना चाहता हूँ कि नैब जो है, नैब से ब्यूरोक्रेसी ने हैंड्स अप कर दिए हैं और कोई दस्तखत नहीं कर रहा ब्यूरोक्रेट्स। मैं आपसे 100% इत्तफाक करता हूँ कि ब्यूरोक्रेसी के खदशात दूर करने होंगे और ब्यूरोक्रेसी जो है वो सरेंडर किए बैठी है और दस्तखत नहीं कर रही और फाइलों को वैसे ही घुमा रही है। हमें ऐसा कानून लाना चाहिए कि जिस आदमी ने ये समरी पास किया है या जिस आदमी ने ये बिल क्लियर किया है उस पर हमारा हाथ जो है वो हल्का हो। खुद हुकूमती वज़रा के बयानात से वाज़ेह है कि नैब की कार्रवाइयाँ मुल्क की तरक्की में रुकावट बनी हुई हैं, ब्यूरोक्रेसी और सरमायाकारी खौफ का शिकार हैं। उसकी तस्दीक खुद वज़रा कर रहे हैं। ब्यूरोक्रेसी के अफसरान की तरफ से भी बराह रास्त इसका इजहार किया जाता रहा है। कुछ अर्सा पहले जब सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने पेशावर का दौरा किया तो उन्हें भी शिकायत लगाई गई। सूबे के सबसे अहम ब्यूरोक्रेट चीफ सेक्रेटरी ने सदर मुमलिकत को ब्यूरोक्रेसी के खदशात से आगाह किया था और बताया था कि कोई सरकारी अफसर खुलकर काम करने को तैयार नहीं है, जबकि ब्यूरोक्रेसी के खदशात और खौफ के हवाले से कुछ दिन पहले बरतानवी खबर रसा इदारे रॉयटर्स की रिपोर्ट भी सामने आई थी। इस रिपोर्ट में रॉयटर्स ने 6 सीनियर ब्यूरोक्रेट्स से बात की थी जिनका कहना था कि सीनियर अफसरान मंसूबों पर काम करने और फैसला साजी से बच रहे हैं क्योंकि उन पर रिश्वत के इल्जामात लग सकते हैं। एक सीनियर वफाकी अफसर का कहना था कि अगर मंसूबा काम कर गया तो मुझे कोई गोल्ड मेडल नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मंसूबा नाकाम हो गया तो मुझे जेल जाना पड़ सकता है। एक और सीनियर वफाकी अफसर का कहना था कि अगर मुझे 10 अरब डॉलर्स की रिफाइनरी के हवाले से फैसला करना पड़े तो मैं उस फाइल को 6 महीने तक रोक कर रखूंगा और अगले शख्स से फैसला करवाऊंगा। जबकि खैबर पख्तूनख्वा के एक सीनियर सरकारी अफसर ने रॉयटर्स को बताया था कि उन्होंने 2018 से किसी बड़े मंसूबे को मंजूर ही नहीं किया है। उनका कहना था कि तमाम ब्यूरोक्रेट्स जानते हैं कि एक मरतबा अगर आप पर नैब का लेबल लग गया तो बेशक आप मासूम हो या बदउनवानी आपने की हो तो आपका कोई मुस्तकबिल नहीं है। दिलचस्प बात यह है कि सरमायाकारों और ब्यूरोक्रेसी की शिकायत के बावजूद चेयरमैन नैब ये समझते रहे कि सरमायाकारों और ब्यूरोक्रेसी को नैब से कोई शिकायत नहीं है। इस हवाले से मई में चेयरमैन नैब का जो मुतनाज़ इंटरव्यू सामने आया था उसमें भी चेयरमैन नैब से पूछा गया कि क्या आपको एहसास है कि नैब की वजह से ब्यूरोक्रेसी और बिजनेस कम्युनिटी दोनों ने काम छोड़ दिया है। तो उन्होंने जवाब दिया कि ये नैब के खिलाफ प्रोपेगेंडा है। मैंने वफाकी ब्यूरोक्रेसी और पंजाब ब्यूरोक्रेसी दोनों को यकीन दिलाया था कि आपके खिलाफ कोई नोटिस जारी नहीं होगा। मैंने ताजिर और सनतकार बरादरी को भी पेशकश की थी कि आपको अगर नैब के खिलाफ कोई शिकायत हो तो आप फ़ौरन मेरे साथ रब्ता करें, लेकिन मुझे ब्यूरोक्रेसी और ताजिर बरादरी दोनों की तरफ से एक भी शिकायत मौसूल नहीं हुई। ये हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा है। अब नैब चेयरमैन ये समझते थे, मगर हुकूमत ब्यूरोक्रेसी के हवाले से, बिजनेस कम्युनिटी के हवाले से ही तरामीम करने जा रही है। वफाकी वज़रा बहरहा ये बात बार बार कह चुके और अब तरामीम हो रही हैं, मगर देखना होगा कि इन तरामीम में जो सियासी तौर पर नैब का आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होने का इल्ज़ाम लगता है, इस चीज़ को भी एड्रेस किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। पीपल्स पार्टी और नून लीग पर यही तनकीद होती है कि अपने ज़माने में तो आपने तरामीम की नहीं, अब आपको ख्याल आ रहा है
तहरीक इंसाफ को यह ख्याल आएगा या नहीं आएगा, वो तरामीम की तफसील देखकर पता चलेगा। हम चाहते थे वज़ीर क़ानून हमारे साथ मौजूद हों, आज उनसे इस पर तफसील से बात भी करें, लेकिन वो हम उन्हें प्रोग्राम में नहीं ला सके। अगर वो आएंगे तो हम तफसील से और पूछेंगे कि क्या क्या तरामीम नैब के कवानीन में की जा रही है। प्रोग्राम में एक ब्रेक शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे। सख्त फैसलों के बाद अब मुल्क की मईशत में इस्तेहकाम के आसार पैदा हो रहे हैं। बेहतर खबरें सामने आ रही हैं। स्टॉक मार्केट में गुज़िश्ता 3 दिनों में बेहतरी आई है। उससे पहले स्टॉक मार्केट में मुसलसल मंदी दिखाई दे रही थी। मार्केट इंडेक्स कम होकर 28,000 तक की सतह पर चला गया था। अब 2200 पॉइंट्स की 3 दिन में तेजी हुई है। 31,000 पर इंडेक्स पहुंच गया है। साथ ही अब जो ट्रेड के नंबर्स आ रहे हैं वो बेहतर हैं। करंट अकाउंट खसारे में कमी आई है। इस हवाले से वज़ीर आज़म इमरान खान का ट्वीट भी सामने आया। वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया कि बरामदात और तहसीलात ज़र बढ़ाकर और दरामदात कम करके एक्सटर्नल इम्बैलेंसेज में कमी की हुकूमती कोशिशों के नताइज आ रहे हैं। वज़ीर आज़म ने लिखा कि गुज़िश्ता बरस के मुकाबले में करंट अकाउंट खसारा $6 अरब कम है, जबकि रवा बरस जुलाई का खसारा 2018 जुलाई के मुकाबले में 73% या फिर $1.5 अरब कम है। ये यकीनन एक बड़ी कामयाबी है। दरामदाद में बिलाशुबा कमी आई है, बरामदाद में उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ है और ज़ाहिर रेमिटेंसेज में इजाफे का हुकूमती पॉलिसी से भी कोई ताल्लुक नहीं है, मगर एक्सटर्नल अकाउंट के नंबर्स बेहतर नजर आ रहे हैं। गुज़िश्ता माली साल में जुलाई के महीने में माली खसारा $2 अरब 13 करोड़ था, जबकि रवा माली साल में जुलाई के महीने में माली खसारा 73% कम होकर $57 करोड़ 90 लाख तक आ गया है। गुज़िश्ता माली साल जुलाई में बरामदात $2 अरब थी और दरामदात $5.4 अरब थी, जबकि रवा माली साल में बरामदात 10% इजाफे के साथ $2.2 अरब हैं, जबकि दरामदाद में बहुत कमी आई है और वो $4 अरब हो गई हैं। दरामदाद में कमी आ रही है, बरामदाद में मामूली इजाफा है। तरसीलात ज़र में इजाफा देखने में आया है रेमिटेंसेज में, जिसकी वजह से इस वक्त अब एक्सटर्नल अकाउंट के फ्रंट पर एक इस्तेहकाम नज़र आ रहा है। $19.8 अरब का खसारा था, फिर 13.58 अरब हो गया। अब मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद कह रहे हैं और आज उन्होंने इंटरव्यू में कहा, दावा किया कि करंट अकाउंट खसारा 32% तक घट गया है। अगर ये रुझान जारी रहा तो पाकिस्तान माली खसारे के मामले से जान छुड़ा लेगा, मगर खदशात अपनी जगह बरकरार हैं। बहरहाल हुकूमत ने मुश्किल फैसले किए, डॉलर की कीमत में इजाफा हुआ, तरसीलात ज़र में इजाफा हुआ, दरामदाद रोकने के लिए इकदाम किए गए जिससे दरामदाद में नुमाया कमी आई, मगर बरामदाद में उस तरीके से इजाफा नहीं हुआ। हमारे साथ मारूफ सनतकार आरिफ हबीब साहब मौजूद। आरिफ हबीब साहब बहुत शुक्रिया। आरिफ हबीब साहब, कहा जा सकता है कि अब जो बैरूनी उन्हीं ख़तरात थे, एक्सटर्नल अकाउंट के ख़तरात थे, उससे अब पाकिस्तान निकल गया है, इंपोर्ट्स में खातिर ख्वाह कमी आ गई है, तो मईशत इस वक्त इस्तेहकाम की तरफ बढ़ रही है, कहा जा सकता है। जी बिल्कुल, आई थिंक पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला जो है वो करंट अकाउंट डेफिसिट का था और पिछले साल ही जो है वो इसमें कमी आई थी $6 अरब की, 13.5 अरब पे आ गया था $19.9 बिलियन से। और आई थिंक ये पहला महीना जो है वो काफ़ी अच्छा शुरू हुआ है और उसमें $2.1 बिलियन जो 2018 जुलाई में था वो अब जिस तरह आपने बताया कि 589 के करीब जो है मिलियन डॉलर्स के करीब रहा है। आई थिंक अगस्त जो है वो मैं समझता हूँ कि अगेन मुझे लग रहा है कि इम्पोर्ट्स कम होंगी और हम ये परफॉर्मेंस जो है वो अगस्त में भी जो है वो रिपीट होती हुई नज़र आती है। तो उससे जो ये सबसे बड़ा जो हमारा मसला है वो हल होता हुआ नज़र आता है और ये ज़ाहिर एक स्लो डाउन की कॉस्ट पे है कि ओवरऑल स्लो डाउन है। आई थिंक मुख्तलिफ एरियाज़ में जो है वो इम्पोर्ट्स कम हुई हैं और ये आई थिंक उसकी कीमत है जो हम जो है वो अदा कर रहे हैं। तो आप ये बताइएगा कि अब 8-10 साल बाद हर 10 साल की एक साइकिल है पाकिस्तान की जिसमें एक्सपैंड करती है इकॉनमी तो इंपोर्ट्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, फिर एक टाइट मॉनेटरी पॉलिसी की जाती है, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए जाते हैं, रुपया भी अब से 11 साल पहले इसी तरीके से डीवैल्यू किया गया और फिर इंपोर्ट्स को कर्टेल किया जाता है, मगर जैसे ही फिर एक्सपेंशन आती है फिर इंपोर्ट्स बढ़ जाती हैं। इस दफ़ा कुछ अलग होगा कि इकॉनमी एक्सपैंड भी करे इस इस्तेहकाम के बाद और कोई एक्सपोर्टेबल सरप्लस, क्योंकि एक्सपोर्ट नहीं बढ़ रही है, सिर्फ डिमांड पुल के जरिए इंपोर्ट्स ही कम हो रही हैं।
आई थिंक हमें इससे सबक लेना चाहिए और आपने ये बिल्कुल सही कहा कि हर थोड़े से पीरियड के बाद जो है वो हम ये इस किस्म के साइकिल्स जो है देखते हैं। हालांकि हमने फरवरी 2017 में जो है वो गवर्नमेंट को ये जो है वार्न किया था कि ये आपका जिस तरीके से करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है आपको इक़दाम लेने की ज़रूरत है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसमें हुकूमत ने जो है वो बड़ी देर लगाई और उसमें जो है जो फैसले करने थे वो नहीं किए। तो मुझे उम्मीद है कि ये प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है वो इसको अच्छी तरीके से मॉनिटर करेगी और इस चीज़ को इंश्योर करेगी कि ये दोबारा ये प्रॉब्लम दोबारा इमर्ज ना हो और उसके लिए जो करेक्टिव मेजर्स जो है लेने और ख़ास तौर पे एक्सपोर्ट को बढ़ाना और रेमिटेंसेस को जो है वो बढ़ाने पर ज़्यादा जो है वो तवज्जो देनी चाहिए। अच्छा, आपको लग रही है क्योंकि आप तो इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं, आप इंडस्ट्री से भी वाबस्ता हैं कि इंडस्ट्री की तरफ फोकस के एक्सपोर्टेबल सरप्लस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन की तरफ कुछ फोकस है हुकूमत का, और आपको लगता है ये होगा क्योंकि अब तो बिजली भी है, मामला बेहतर हैं इस हुकूमत को जो मिले, लोड शेडिंग के भी वो मामला नहीं है। आई थिंक जो हुकूमत को इस सिलसिले में करना था काफ़ी इक़दाम उन्होंने किए हैं। अब इसमें ख़ास तौर पे ये ज़ीरो रेटिंग का मसला था या जो रिफ़ंड्स का मसला है, जो वादा किया गया है कि वो रिफ़ंड्स को जो है वो टाइमली बेसिस पर जो है वो इंडस्ट्रीज़ को रिफ़ंड किया जाएगा। आई थिंक वो अगर जो उनका प्रॉमिस है उसको वो गवर्नमेंट ऑनर करेगी तो डेफिनेटली इसके अच्छे नताइज जो है वो हमें देखने को मिलेंगे। लेकिन आई बिलीव कि करंट जो कैपेसिटीज़ हैं हमारे पास, प्रोडक्शन कैपेसिटीज़, उसमें तो बहुत ज़्यादा जो है वो गुंजाइश नज़र नहीं आती। इसके लिए नई कैपेसिटीज़ जो है वो ऐड होना, उसके लिए ऐसी लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ जो है वो गवर्नमेंट को ये यकीन दिलाना कि ये पॉलिसीज़ जो भी वो इसकी जो है डेवलपमेंट के लिए और फ़रोग़ के लिए दे रहे हैं वो जारी रहेंगी, ये यकीन आएगा तो फिर जो है लोग जो है वो इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो जहाँ तक कि इंसेंटिव्स का ताल्लुक़ है, खातिर ख्वाह इंसेंटिव्स जो है वो उन्होंने रिसेंट पीरियड में जो है अवेलेबल किए हैं। अब आई थिंक इंडस्ट्री पे भी कुछ जिम्मेदारी बनती है कि वो इसके ऊपर जो है वो काम करके और परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया। आरिफ साहब कह रहे थे कि हुकूमत ने इंसेंटिव्स दिए हैं और अब अगर मुल्क को आगे बढ़ना है तो एक्सपोर्टेबल सरप्लस इम्पोर्ट सब्स्टिट्यूशन के मॉडल के तहत करना पड़ेगा, वरना यही साइकिल है जो 10 साल बाद दोबारा रिपीट होगा। मगर अभी हुकूमत ने इक़दाम किए हैं जिसकी वजह से इस वक्त इस्तेहकाम के इशारे मिल रहे हैं और मुल्क की मईशत यहाँ से बेहतर रुख पर जा सकती है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं, मज़ीद बात करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ सदर को खत लिखने का रेफरेंस तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल खारिज कर चुकी है, मगर उनके खिलाफ सदारती रेफरेंस अब भी बरकरार है और इस रेफरेंस के खिलाफ अब तक सुप्रीम कोर्ट में 4 दरख्वास्तें दायर हो चुकी हैं। इन 4 दरख्वास्तों में से एक दरख्वास्त खुद जस्टिस काजी फाइज ईसा ने दायर की है, दूसरी दरख्वास्त सीनियर वकील आबिद हसन मंटू ने, तीसरी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने और अब चौथी दरख्वास्त पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से दायर की गई है। पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से आज दायर की गई दरख्वास्त में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई के तरीक़ाकार पर सवालात उठाए गए हैं। साथ ही सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सरबराह चीफ जस्टिस पर भी एतराज़ उठाया गया है। यह अदालती मामलात के हवाले से एक बहुत बड़ी पेशरफ्त समझी जा रही है। पाकिस्तान बार काउंसिल की दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को ज़ेर इल्तवा रेफरेंस को निपटाने के लिए प्रोसीजर की पैरवी करनी चाहिए या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को बगैर वजह बताए तरजीह दे सकती है। दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया गया है कि ज़ेर इल्तवा रेफरेंसेस को मुलतवी रखना, कुछ केसेस में जजेस की रिटायरमेंट तक उन्हें मुलतवी रखना और कुछ मखसूस रेफरेंसेस को उठाना और उनसे तेज़ी से निमटना, क्या ये आइन के आर्टिकल की खिलाफ वर्जी नहीं है? पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि जो बातें चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान हुई हैं तो क्या उसके बाद ये मुनासिब होगा कि चीफ जस्टिस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा रहें? पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि क्या जजेस की आज़ादी को एग्जीक्यूटिव, साथी जजेस और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मेंबरान की मुमकिना मुदाखलत और असर से तहफ़्फ़ुज़ फराहम नहीं करना चाहिए? पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी मेंबर से मुताल्लिक कोई इंक्वायरी या रेफरेंस ज़ेर इल्तवा है? अगर हाँ तो क्या उन रेफरेंसेस के निमटने से पहले ये मुनासिब और कानून के मुताबिक होगा कि वो मेंबर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में बैठें? पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ अख्तियार किया कि क्या सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दायरा कार उन अफराद तक भी जाता है जो सुप्रीम कोर्ट के जज नहीं हैं?
क्या सुप्रीम कोर्ट के किसी जज का एहतसाब उन असासों से मुताल्लिक किया जा सकता है जो उनकी अहलिया और बालिग बच्चों के नाम पर हो और अहलिया और बच्चे जज के जेर किफालत ना हो? पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि ऐसा लगता है कि जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस की तफ्तीश गैर मामूली तेजी के साथ की जा रही है और उन रेफरेंसेस से पहले की जा रही है जो पहले से जेर इल्तवा है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस फाइज ईसा ने फैज़ाबाद धरना केस का जो फैसला सुनाया है उसमें इदारों को अपनी हुदूद में रहने की जो बातें की गई हैं उससे सियासी तबकों में बहुत शोर उठा, जिसके बाद फैज़ाबाद धरने के फैसले के खिलाफ 8 नज़रसानी की अपीलें दायर हुई, जबकि तहरीक इंसाफ ने अपनी पहली नज़रसानी अपील में जस्टिस फाइज ईसा के लिए बहुत नफरत अंगेज और मनफी ज़बान इस्तेमाल की और बाद में उस नज़रसानी अपील को वापस ले लिया गया और उसे दोबारा तरामीम के साथ दायर किया गया। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि तहरीक इंसाफ की पहली नज़रसानी अपील खुद यह वजह बताती है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ बुग़्ज़ रखती है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जस्टिस फाइज ईसा को हटाना फैज़ाबाद धरना केस की नज़रसानी अपीलें सुनने के लिए उन्हें रोकेगा, जो बसूरत दीगर उन्हीं के बेंच के सामने लगेंगी। पाकिस्तान बार काउंसिल ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि इसमें कोई शक नहीं, जस्टिस फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस है उसकी हिमायत का मज़ा फैज़ाबाद धरना फैसले के मुतासरीन ने ज़रूर लिया होगा। जिसके बाद पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में कुछ ग्राउंड्स भी शामिल किए हैं। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि रेफरेंस की तरजीहाती लिस्टिंग की अगर कोई वजह मौजूद ना हो तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को हर रेफरेंस को उसके नंबर के मुताबिक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस के तरीके से निपटाना चाहिए। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के किसी मेंबर के लिए यह मुनासिब और कानून के मुताबिक नहीं है कि वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अपने खिलाफ इंक्वायरी ख़त्म होने से पहले बैठें। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने अपने 19 अगस्त के फैसले में कुछ बातों को तस्लीम किया, उसके बाद उनकी तरफ से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का हिस्सा रहना मुनासिब नहीं है। पाकिस्तान बार काउंसिल ने अपनी दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सदारती रेफरेंस को बदनीयती पर मुश्तमिल करार दिया जाए और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को इस रेफरेंस की कार्रवाई से रोका जाए। अब ये अहम दरख्वास्त है जो कि पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से दायर की गई है, जिसमें कई सवाल उठाए गए हैं। इस हवाले से बात करते हैं पाकिस्तान बार काउंसिल के रुकन कामरान मुर्जा से। कामरान मुर्जा साहब, बहुत शुक्रिया। कामरान मुर्जा साहब, जो भी चीफ जस्टिस के ऑब्जर्वेशन थे पहला रेफरेंस के हवाले से, मगर बाद में उसे मुस्तरद ही किया गया है, जैसे काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो रेफरेंस था सदर साहब को ख़त लिखने के हवाले से, तो आपको क्यों शक है कि चीफ जस्टिस को नहीं बैठना चाहिए? क्यों मुतालबा कर रहा है पाकिस्तान बार काउंसिल, जब पहले अपने ऑब्जर्वेशन के बावजूद और अपने सख्त जुमलों के बावजूद उन्होंने उसको रेफरेंस को मुस्तरद ही किया है काजी फाइज ईसा के खिलाफ? शाहज़ेब, आप सवाल उठाते हैं इस तरह से, बाकी माशरे में और तबकात भी जो है सवाल उठाते हैं, और एक सवाल जो इस वक्त बड़ा पर्टिनेंट है और बार काउंसिल्स में और बार के बाकी हलकों में ये सवाल जो है वो गर्दिश कर रहा है, उसमें ये है कि कुछ बातें जो है वो इस रेफरेंस के हवाले से या रेफरेंस से रिलेटेड आप समझ लीजिए, ये काजी फाइज साहब ने अपनी पिटिशन में की हैं और वो मोहतरम चीफ जस्टिस साहब की, और जब इन्होंने डिस्पोज ऑफ किया है इसको रेफरेंस को 427 अब 2019, जब इसको डिस्पोज ऑफ किया है तो उसमें से कुछ बातें चीफ जस्टिस साहब की तरफ से आप उसको कह लीजिए कि उसका रिप्लाई आया है। जब ये एक ऐसी डेलिब्रेशन है, कुछ इस तरफ से आ गया कुछ उधर से आ गया, तो मेरा ख्याल है इसमें इस पे डिबेट हमारे अंदर हो रही है कि क्या उसके बाद भी जो है वो चीफ जस्टिस साहब जो है ना, उनको चाहिए कि वो इसका हिस्सा बने रहें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और वो इस मामले को सुने। जब कुछ बातें वहाँ से आई हैं और कुछ बातें जवाब में आई हैं, तो ये एक ऐसा सवाल है कि जिसको जो है ना वो इसको आंसर करना है कोर्ट ने। देखिए, कोर्ट के साथ साथ इस मामले को तारीख़ में भी हम भी जवाब दे हैं, आप भी जवाब दे हैं और अदालतें भी जवाब दे हैं इस हवाले से। अल्टीमेटली इसका जवाब जब आएगा और तारीख़ जब 2, 4, 5, 10 साल 100 साल बाद लिखी जाएगी, तो वो उसमें जो है ना ये सारी बातें जो है ना वो हमारे हवाले से, आपके हवाले से, अदालतों के हवाले से ये आएंगी। तो इस वक्त जब ये एक सवाल गर्दिश कर रहा है और एपेक्स बॉडी के तौर पे पाकिस्तान बार काउंसिल का ये फ़र्ज़ था कि ये सवाल जो है वो अदालत के सामने रखे कि ये भी एक व्यू है और इसको जनाब इसको आप आंसर करिए कि क्या इस सारा कुछ जो कुछ काजी फाइज साहब ने लिखा या जो कुछ
जो ओपिनियन आया अपना सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का और उसमें चीफ जस्टिस साहब के हवाले से जो कुछ लिखा गया, क्या इसके बाद भी ये मुनासिब होगा कि इस मामले में चीफ जस्टिस साहब बैठे हैं, अब इसको कोर्ट ने फैसला करना? अच्छा, मगर फिर मामला कैसे बढ़ेगा? चीफ जस्टिस को तो होना ही है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में, तो अगर वो नहीं होंगे तो फिर मामला कैसे आगे बढ़ेगा? फिर जस्टिस अजमत सईद भी रिटायर हो रहे हैं, तो कैसे मामला आगे बढ़ेगा? देखिए, चीफ जस्टिस उसका लाजमी हिस्सा हैं, शायद कोई बाकी तो अगर कोई रिक्यूज़ कर देता है तो उसकी एब्सेंस में भी शायद मामला चल सकता है। तो एक इसके लिए जो है ना वही तरतीब वाली बात है कि इस वक्त भी कोई 26, 27, 28 जो है ना वो रेफरेंसेस पेंडिंग हैं। अगर इसको अपने नंबर पे ले लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि फिर अगर दिसंबर के बाद इसकी बारी आए तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, कोई इतना तो कोई ऐसा कोई मामला खुदा ना खास्ता कोई ऐसे इंटेग्रिटी के हवाले से कोई मामला तो इसमें दरपेश नहीं है। तो अगर 2-4 महीने बाद भी ले लिया जाए इसको, और इस स्पेशली जो कुछ उनकी पिटिशन में आया है और जो कुछ जवाब में उस ओपिनियन में आया है, तो मेरा ख्याल है कि कोई ऐसा कोई इसमें कोई बुरी बात नहीं होगी शायद। एक और जो आप जिसको कह लीजिए कि संजीदा किस्म का एतराज़ है वो ये है कि 3 चीफ जस्टिस साहबान की तरफ से जो है वो हाई कोर्ट के जज साहबान के लिए नाम आए थे, जिसमें से 2 जज साहबान जो है वो मेंबर हैं इस जुडिशल काउंसिल के, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और एक जज साहब, एक चीफ जस्टिस साहब जो है ना वो मेंबर नहीं है। तो इस वक्त एक इदराब ये भी पाया जाता है बार के हलकों में, और बड़ी संजीदा सी बात है कि वो जो 2 जज साहबान हैं, जो 2 चीफ जज साहबान हैं जो कि इस काउंसिल के मेंबर हैं, उनकी तमाम की तमाम नॉमिनेशंस जो है ना वो एक्सेप्ट हो गई हैं, और जो एक चीफ जज साहब जो मेंबर नहीं हैं इस जुडिशल काउंसिल के, उनकी तमाम मुस्तरद कर दी गई हैं नॉमिनेशंस। तो इस सवाल को भी बार काउंसिल ने, पाकिस्तान बार काउंसिल ने अदालत उज़्मा के सामने रखा है कि यहाँ पे रिजर्वेशंस जो हैं या जो बात उठाई जा रही है या जो सवाल उठाया जा रहा है बार के संजीदा हलकों में, कि आप इसको भी आंसर करिए कि ये क्या इसमें बात हुई कि जो दो सूबों से बावजूद एतराज़ात के, बार के एतराज़ात की जो नॉमिनेशंस आती हैं और जो मेंबर साहबान हैं उनकी एक्सेप्ट हो जाते हैं और जो मेंबर नहीं हैं उनके रिजेक्ट हो जाते हैं। तो क्या इस तनाजुर में, इस बैकग्राउंड के साथ, क्या इस रेफरेंस को इसमें प्रोसीड करना जो है वो क्या मुनासिब होगा? बहुत शुक्रिया कमर मुर्तज़ा साहब हमारे साथ थे। बहरहाल आला अदलिया का जो पहला रेफरेंस के हवाले से फैसला है उसमें लिखा हुआ है कि 6 महज रेफरेंसेज हैं जो कि ज़ेर इल्तवा हैं। अब ये एतराज़ हो रहा है कि पहले जो रेफरेंसेज हैं उनको निपटाया जाए और उसके बाद उसी हिसाब से इससे निपटा जाए। ज़्यादा तादाद बताई जा रही है, फैसले में 6 तादाद लिखी हुई है। आज के प्रोग्राम में इतने, आपसे प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़। मुझे तो आप जानते ही होंगे, मेरा नाम है मिस्टर जीम। अरे अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया? अरे भाई फौरन सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि आपको मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की अपडेट मिलती रहे।